क्रेब्स साइकिल से इन सब चीज़ों का मिलना इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई क्योंकि यही तो यूज़ होगा ईटीएस पाथवे में। इसमें यूज़ होगा, ये ईटीएस पाथवे में यूज़ होगा। तो एंड प्रोडक्ट जो क्रेब्स साइकिल के हैं वो ईटीएस पाथवे में यूज़ होंगे, तभी तो यहाँ पर NADH बन गया, ATP बन गया। और Mg2+ आयन की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करेंगे। तो आपकी यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके एंड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं और याद कर सकते हो, क्योंकि नीट में कई बार ना बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो ये पूछी जाती है, ठीक है, नीट के पेपर में। तो ये एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए। 2025 में भी पूछ सकता है अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाएगा तो आशा करता हूँ बच्चों आप सब ठीक होंगे और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एनसीईआरटी में लिंक रिएक्शन और एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए, फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन टू टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहली लाइन क्या कह रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, जब हमने ग्लाइकोलाइसिस करी थी तो वहाँ पे पायरुवेट बना था जो उसका फाइनल प्रोडक्ट था। तो ये जो पायरुवेट होता है इसको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है। कहाँ जाना होता है? साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है। उसी के बाद हमारी जो आगे की प्रोसेस है क्रेब्स साइकिल की वो स्टार्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो क्रूशियल इवेंट्स हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या क्या हैं? कंप्लीट ऑक्सीडेशन पायरुवेट का बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लीविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। ये होता है लिंक रिएक्शन के अंदर। पूरे पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और सारे हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाएंगे और एंड में बचेगा सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये हमारा पहला स्टेप है लिंक रिएक्शन का। द पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हाइड्रोजन से निकलेंगे, यानी कि जो पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करते टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, वो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव एज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, वो ऑक्सीजन को मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, जिससे ATP की सिंथेसिस होगी। अब वो कैसे होगा अभी हम देखेंगे। मेन यहाँ पर देखने की बात यह है, पायरुवेट विच इज़ फॉर्म बाय द ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म। जब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर होता है तो ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर जाता है बाय अ सेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि जो जब ये पायरुवेट है जो हमारे ग्लाइकोलाइसिस से बन गया था, अब ये जब हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और इस रिएक्शन को कराने के लिए एंजाइम क्या क्या लगेंगी? पायरुविक डिहाइड्रोजनेस, बहुत सारी कोएंजाइम्स, साथ ही साथ NAD पॉजिटिव और कोएंजाइम A। पायरुविक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है, पायरुवेट के नाम पे इसका नाम रखा गया है। उसके बाद बहुत सारी कोएंजाइम लगेंगी और NAD लगेगा पॉजिटिव का और कोएंजाइम A लगेगी। ये सारी चीज़ें जब लगती हैं तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है, जैसा कि यहाँ पर ये NCERT का मैंने आपको डायग्राम दिया है। देखिए, पायरुविक एसिड और पायरुवेट आपका बन रहा था, ये ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था। कोएंजाइम्स A ये इनके साथ जुड़ी, आप बायोमोलिक्यूल्स में कोएंजाइम्स पढ़ के आए थे, वही कोएंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। ये कोएंजाइम A इनके साथ लगेगी और NAD पॉजिटिव जो NAD पॉजिटिव यहाँ पर पड़ा हुआ है ये इसके साथ जुड़ेगा और Mg2+ आयन की प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की मदद से ये एसिटाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करेंगे। साथ ही साथ CO2 भी निकलेगा इस रिएक्शन में और ये जो NAD पॉजिटिव है ये अब बन जाएगा NADH और साथ ही साथ एक H+ आयन भी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही रिएक्शन हमारी लिंक रिएक्शन है। जब ये लिंक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो अब हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम A बना हुआ है, ये एसिटाइल कोएंजाइम A रेडी रहता है आगे फर्दर के रिएक्शन में जाने के लिए। ठीक है, तो पायरुविक एसिड या पायरुवेट कोएंजाइम A के साथ रिएक्ट करा NAD पॉजिटिव के साथ, इस एंजाइम ने इसको कैटलाइज करवाया रिएक्शन को और एसिटाइल कोएंजाइम A इसने दे दिया। अब इस प्रोसेस के दौरान 2 मॉलिक्यूल बनते हैं हमारे NADH के मेटाबॉलिज्म ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से। द एसिटाइल कोएंजाइम A अब TCA साइकिल में जाने के लिए रेडी है, जिसको साइंटिस्ट हैंस क्रैब ने, कभी कभी नीट में ये भी पूछा जाता है कि किस साइंटिस्ट ने इसको दिया था, तो हमारे हैंस क्रैब थे, सबसे पहले उन्होंने क्रेब्स साइकिल को दिया था। ठीक है,
और ये जो हमारी लिंक रिएक्शन है, इसके कभी कभी क्या करता है हमारे नीट एग्ज़ाम के अंदर, इसके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को गायब कर देता है। जैसे यहाँ पर ABCD कुछ लिख देगा, है ना, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और फिर पूछेगा हमारे एग्ज़ाम के अंदर कि भाई ये बताओ ये क्या है, ABCD करके आपको ऑप्शन दे देगा और बताना पड़ेगा। या कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम 99% टाइम ये एंजाइम को गायब करता है, यहाँ से एंजाइम का नाम गायब कर देगा और फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि एंजाइम बताओ कौन सी यूज़ हुई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है लिंक रिएक्शन से रिलेटेड एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो लिंक रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये लिंक कर रही है। लिंक रिएक्शन को लिंक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लिंक कर रही है। किसको लिंक कर रही है? ग्लाइकोलिसिस को आपके क्रेब्स साइकिल से लिंक कर रही है। अगर हमारी ये लिंक रिएक्शन नहीं होती तो ये इसके साथ नहीं जुड़ पाता, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट है वो इसमें नहीं जा पाता। तो प्रोडक्ट जो इसका बना है पायरुविक एसिड, वो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन के अब जाएगा हमारी TCA साइकिल में। अब हम आते हैं अपनी TCA साइकिल के ऊपर। ये हमारी ब्यूटीफुल सी TCA साइकिल है। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। ये हमारी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसको TCA साइकिल या फिर हैंस क्रैब ने दिया था तो इसको क्रैब साइकिल भी बोलते हैं। अब आप ध्यान से इसके हर एक स्टेप को समझते जाना कि क्रैब साइकिल के अंदर होता क्या क्या है। अगर आपके पास NCERT की बुक है तो उसको साथ में लेके बैठना और उसकी हर एक लाइन को पढ़ना, और जैसे जैसे मैं स्टेप को करवा रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप को उसमें से टैली करना कि क्या मैं सही बता रहा हूँ स्टेप्स को। ठीक है मेरे भाई, ये जो पायरुवेट था, ये पायरुवेट आया था आपका ग्लाइकोलिसिस से, जिसका एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। और ये चीज़ें अभी हम लिंक रिएक्शन में करके आए हैं कि इस चीज़ को कराने में हमारा साथ दिया लिंक रिएक्शन ने। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर डन हो गई। अब आपको एक एक स्टेप में स्टेप वाइज समझाता जा रहा हूँ कि कैसे आगे चीज़ें प्रोसीड हो रही हैं। देखिए, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, वो कोएंजाइम ए इसमें से निकल जाता है और ये जाती है हमारी रिएक्शन इस साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले सिट्रेट सिंथेज नाम की एक एंजाइम होती है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ये एंजाइम हमारी लगती है तो सिट्रेट बनता है। क्या बनता है? सिट्रेट। सिट्रेट की फॉर्मेशन होती है पहले स्टेप के अंदर, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए बन रहा है और यहाँ पर हमारी जो एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज यूज़ हो रही है। देखो एंजाइम का नाम कितने ब्यूटीफुली रखा हुआ है कि जो बन रहा है उसी के नाम पे ही एंजाइम का नाम रख दिया है। सिट्रेट बन रहा है तो सिट्रेट सिंथेज है एंजाइम का नाम, याद करने में भी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। अब जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है और इसमें जो एंजाइम यूज़ हो रही है वो एकोनिटेज यूज़ हो रही है। क्या यूज़ हो रही है? एकोनिटेज। ठीक है, ये दूसरी एंजाइम यूज़ हो रही है। अब हम अगले स्टेप में अगर चलें तो आइसोसिट्रेट जब बना, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ने इसको अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना दिया। क्या बना दिया? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। बहुत सारे स्टेप ना इस ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम लिया है, ये मैंने दूसरा डायग्राम लिया है। जो हमारी बुक में है ना उसमें बहुत सारे ये चीज़ें उन्होंने गायब कर रखी है। डायरेक्ट अल्फा कीटो है ना, इस तरीके के नाम डायरेक्ट उन्होंने दे रखे हैं, बीच के उन्होंने जो सबस्ट्रेट है उनको गायब कर दिया। यहाँ पे मैं हर एक को बताता जा रहा हूँ। जो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बना देती है और NAD पॉजिटिव जो भी मौजूद होता है वो NADH में बदल जाता है और एक CO2 का मॉलिक्यूल यहाँ निकलता है। तो ये हमारा हो गया आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में बदल गया। अब जब हम अगले स्टेप में चलते हैं तो अगले स्टेप में क्या होता है? अल्फा कीटो ग्लूट्रेट NAD पॉजिटिव से NADH में बदलता है, मतलब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। आप याद रखो कि क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सबस्ट्रेट का दूसरे सबस्ट्रेट में बदलना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता रहेगा और CO2 का प्रोडक्शन होता रहेगा या कहीं वाटर का प्रोडक्शन होता रहेगा। बस एंजाइम के नाम याद रखने हैं और साथ ही साथ जो इसके सबस्ट्रेट है हर एक स्टेप में यूज़ हो रहे हैं उन सबस्ट्रेट के नाम याद रखने हैं। अब हमारा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए बन चुका है। क्या बन चुका है? सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। अब आगे हमारी जब रिएक्शन चलेगी तो सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से आगे हमारा जो एक GDP का मॉलिक्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है GTP के मॉलिक्यूल में।
इसको जीडीपी को या जीटीपी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं आपको नाम बता देता हूँ। जो जीटीपी होता है इसका नाम होता है ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे तो वहाँ पे एडेनिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, थायमिन ये सब था ना, तो वहाँ से ये जीटीपी बन रहा है। पहले एटीपी बनता था, यहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है जिसको हम बोलेंगे ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये बन जाएगा जीटीपी, ठीक है। अब सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से जीटीपी की सिंथेसिस हो जाती है जीडीपी से, ये ट्राइफॉस्फेट हो जाता है और जीडीपी में यही चीज़ ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट कहलाती है, क्योंकि ये डी है ना। अब क्या होता है, सक्सेनाइल कोएंजाइम ए से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम सक्सीनेट को बनवा देती है। किसको बनवा देती है? सक्सीनेट को। और साथ ही साथ यहाँ जीडीपी से जीटीपी बन जाता है और एडीपी से एटीपी बन जाता है। एक जीटीपी होता है वो एक एटीपी के ही बराबर होता है, यानी कि जितनी एनर्जी एक एटीपी देगा उतना ही एक जीटीपी भी देगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि सक्सेनाइल कोएंजाइम ए सक्सीनेट बना देगा। क्या बना देगा? सक्सीनेट। सक्सीनेट को फ्यूमरेट बनाने के लिए हमें एक और एंजाइम लगेगी जिसको हम बोलेंगे सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस। क्या बोलेंगे? सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस। सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेस ये हमारी अगली एंजाइम है जो हमें लगेगी सक्सीनेट से फ्यूमेरेट बनाने में। और यहाँ पर एक FADH2 का मॉलिक्यूल बनता है FAD से, ठीक है। फ्यूमरेट आगे फ्यूमरेज एंजाइम से। किससे? फ्यूमरेज एंजाइम से। फ्यूमरेज एंजाइम का नाम याद रखो, सारी एंजाइम का नाम याद रखना है। तो फ्यूमरेज एंजाइम से हमारा जो वन सेकेंड कौन सा कलर लूँ, ये वाला ले लेते हैं। फ्यूमरेट जो है ना वो मैलेट बनाता है। क्या बनाता है? मैलेट बनाता है। तो फ्यूमरेट से मैलेट बनेगा और यहाँ फ्यूमरेज एंजाइम लगेगी और यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल एक लगेगा, सिंथेसाइज होगा। अब मैलेट से ये बनता है ऑक्सेलो एसिएटिक एसिड, और यही ऑक्सेलो एसिएटिक एसिड मैं आपको बताऊं तो ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है। कौन होता है? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। यही तो एक्सेप्ट करता है। किसको एक्सेप्ट करता है? इधर से आने वाले एसिटाइल कोएंजाइम ए को, जो मिलके कोएंजाइम ए बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ये फाइनली जो मैलेट बन गया ये हमारा प्रोडक्ट होता है किसका? क्रेब्स साइकिल का। और ये ऑक्सेलो एसिएटिक एसिड अब फाइनली हमारा क्या चला जाता है, मतलब ऑक्सेलो एसीटेट दोबारा से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है रिएक्शन के अंदर। इसी वजह से ये हमारी साइकिल कहलाती है क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये पूरी साइकिल इस तरीके से हमारी डिनोट होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिनोट करते हैं हम इसको। अब क्रेब्स साइकिल की थोड़ी सी हम स्टडी करते हैं कि क्या बना, इस क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिला। तो क्रेब्स साइकिल से हमें यहाँ पर अगर हम देखें साफ सुथरे पेज पे, देखो क्रेब्स साइकिल से हमें क्या मिला। इस ऊपर हुई क्रेब्स साइकिल से ये हमें प्रोडक्ट मिले। क्या मिले? प्रोडक्ट। पर साइकिल में एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट से मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बने, 3 मॉलिक्यूल NADH के बने, 1 मॉलिक्यूल FADH2 का बना और 1 मॉलिक्यूल ATP का बना। ये याद कर लेना बिल्कुल, क्योंकि पता होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। क्या होते हैं? एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो एंड प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल के पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल के एंड प्रोडक्ट है कि क्या क्या मिला आखिर क्रेब्स साइकिल से और क्यों मिल रहा है ये सब क्रेब्स साइकिल से। ऐसा क्या जरूरी है क्रेब्स साइकिल से इन सब चीज़ों का मिलना, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल से इन सब चीज़ों का मिलना इसलिए ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि यही तो यूज़ होगा ETS पाथवे में। किसमें यूज़ होगा? ये ETS पाथवे में यूज़ होगा। तो एंड प्रोडक्ट जो क्रेब्स साइकिल के हैं वो ETS पाथवे में यूज़ होंगे, तभी तो यहाँ पर NADH बन गया, ATP बन गया। अब इसका असली यूज़ हमारे ETS में होगा, और जब ETS में पढ़ाया जाएगा तो ETS में हमको देखा जाएगा कि भाई भर भर के हमारे पास NADH के मॉलिक्यूल आएंगे और पता चलेगा कि कैसे यूज़ हो रहा है उनका, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर ये क्रेब्स साइकिल जो है इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसके एंड प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं। तो आपको आशा करता हूँ कि ये सारा लेक्चर समझ में आया होगा। क्रेब्स साइकिल का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। सारे प्रोडक्ट मैंने बता दिए, सारी एंजाइम्स मैंने बता दी। किसी एंजाइम्स में अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ से साफ साफ सब लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और याद कर सकते हो, क्योंकि नीट में कई बार ना बहुत सारी एंजाइम्स होती हैं जो ये पूछी जाती हैं, ठीक है, नीट के पेपर में।
तो ये एंजाइम्स के नाम याद होने चाहिए, 2025 में भी पूछ सकता है अगर पेपर थोड़ा सा हार्ड बनाएगा तो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आपका लेक्चर को देखने के लिए। शेयर ज़रूर कर देना यार, कमेंट नहीं करते हो कि लेक्चर कैसा लगा, उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट कर दें। और मिलते हैं अगले ETS के लेक्चर में, जिसमें पता चलेगा इसका खेल NADH क्या कर रहा था। समझ पा रहे हो मेरे यारों? थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।